हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज स्प्रिंग। आज के इस वीडियो में हम ऑसबोल्स लर्निंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑसबोल लर्निंग थ्योरी। तो ये थ्योरी डेविड पॉल ऑसबोल ने दी थी। सो डेविड पॉल ऑसबोल एन अमेरिकन साइंटिस्ट, वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे जो न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे जी ने जो थ्योरी दी थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सो ऑसबोल ने अपनी थ्योरी में ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हाउ पीपल एक्वायर नॉलेज, कि जब लोग नॉलेज गेन करते हैं या नई जानकारी हासिल करते हैं, कोई भी नई चीज़ सीखते हैं, तो वो किस मैकेनिज़्म के ऊपर काम करते हैं। उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उनका ये मानना था, ही बिलीव दैट अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज़ आर अचीव्ड थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। वो इस चीज़ को मानते थे कि उन्होंने अपनी थ्योरी में इस चीज़ को ऊपर आधारित है उनकी थ्योरी कि जो भी नई चीज़ हम सीखते हैं वो डिपेंड करता है वह उसका बेस क्या होता है कि कैसे हम चीज़ों के बारे में समझते हैं, उनका कंसेप्ट को किस तरह से परसीव करते हैं, कैसे समझते हैं। किसी भी इवेंट के पीछे जो ये आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉजिक होते हैं, वो क्या होते हैं, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके वो उसको बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। और जो भी वो चीज़ें समझते हैं वो डिडक्टिव रीजनिंग के द्वारा उस चीज़ को वो अपने नॉलेज को गेन करते हैं। नो, अकॉर्डिंग टू ऑसबोल, उन्होंने ये कहा कि जो भी वो नॉलेज अक्वायर करते हैं, सो इट इज दैट नॉलेज इज़ प्राइमरली बाय बीइंग एक्सपोज डायरेक्टली टू इट रैदर दैन थ्रू डिस्कवरी। कि अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे अपने हम प्रोजेक्ट मेथड में या लर्निंग बाय डूइंग में हम कहते हैं कि पहले हम काम को करते हैं, फिर जो डिस्कवर होता है वो हमारी लर्निंग होती है, वो हमारे नॉलेज को बढ़ाती है। लेकिन ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जब भी हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, चीज़ों के साथ एक्सपोज होती हैं वो चीज़ें, हम उससे ज़्यादा सीखते हैं रैदर दैन डिस्कवरी। दूसरे शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है कंसेप्ट की, वो ज़्यादा हमें सिखाती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा डिस्कवरी मेथड होता है वो। सो ऑसबोल ने ये कहा कि उनका ये विचार था कि जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है वो रोट मेमोराइजेशन के बिल्कुल अपोजिट है। रोट मेमोराइजेशन में हम चीज़ों को रट्टा मारते हैं, क्रैमिंग करते हैं, लेकिन अच्छे से समझते नहीं हैं। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी लर्नर जो वो चीज़ें पहले से ही जानता है, हम अगर उसको नई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो उसी चीज़ को एक आधार मानकर हम उसको आगे वो चीज़ सिखा सकते हैं। सो नेक्स्ट है कि मेन पॉइंट्स ऑफ ऑसबोल थ्योरी, कि जिनके ऊपर उन्होंने फोकस किया था कौन कौन से थे। लर्निंग ऑफ न्यू नॉलेज रिलाइज ऑन ऑलरेडी नोन, जो पहला उनका फोकल पॉइंट है। लर्निंग ऑफ न्यू नॉलेज रिलाइज ऑन ऑलरेडी नोन, कि ऑसबोल ये मानते थे दैट लर्निंग ऑफ न्यू नॉलेज रिलाइज ऑन व्हाट लर्नर और स्टूडेंट इज़ ऑलरेडी नोन। कौन सी चीज़ बच्चे को पहले से पता है, जो भी इंडिविजुअल चीज़ को सीखना चाहता है उसको उस चीज़ के बारे में कहाँ तक जानता है। यानी कि जब भी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होना शुरू होता है या नॉलेज किसी चीज़ के बारे में जब बनता है, तो वो हमारी जो खुद की ऑब्जर्वेशन होती हैं, या फिर हम किसी चीज़ को, किसी इवेंट को किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं उस नॉलेज के थ्रू जो हम पहले से जानते हैं। सो ऑसबोल ने कंसेप्ट मैप को भी डेवलप किया था। कंसेप्ट मैप क्या होता है? कंसेप्ट मैप इज़ एन इंस्ट्रक्शनल डिवाइस थ्रू विच इंस्ट्रक्शंस आर पास्ड एंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़, इमेजेस और वर्ड्स टू लर्नर। इसमें हम वो इस चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं कि कंसेप्ट मैप एक है क्या चीज़, किस चीज़ को हम कंसेप्ट मैप से एक्सप्लेन करते हैं कि एक इंस्ट्रक्शनल डिवाइस है। ये कोई बाहर से हम कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि जो हम इंफॉर्मेशन बच्चे को देते हैं और
उसमें ये हम बच्चे को, लर्नर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ वो समझ रहा है या जो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ है या इमेजेस हैं, वर्ड्स के द्वारा हम जिस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं उसको रिप्रेजेंट करके उसको बताते हैं कि जोग्राफिकल पिक्चर उसकी बनाते हैं उसके उस कंसेप्ट को समझाने के लिए। ऑस्बोल ने स्ट्रेस किया, उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, स्ट्रेस किया था इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसेप्शन रैदर दैन डिस्कवरी लर्निंग। ये कि जब हम चीज़ों को रिसीव करते हैं किस तरह से रिसीव करते हैं, और मीनिंगफुल जो लर्निंग होती है वही इफ़ेक्टिव होती है, रोट लर्निंग आपकी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। अब उन्होंने ये कहा था कि जो ये वाली हमारी थ्योरी है, ऑस्बोल की जो थ्योरी है, उन्होंने कहा कि रिसेप्शन लर्निंग हमारी होती है, ये एक फॉर्मल जो हमारी स्कूल सेटिंग होती है वहीं पर ये मोस्ट प्रॉब्ली जो है सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये इस चीज़ के ऊपर जोर तो दिया, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि जो डिस्कवरी लर्निंग होती है वो काम नहीं करती है। वो काम करती है, ऐसा नहीं है कि डिस्कवरी लर्निंग जो है वो लर्निंग नहीं होती है, बट दैट इज़ नॉट एफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द थिंग क्लियरली एंड प्रॉपरली। चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए वो सफिशेंट नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आता है मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑस्बोल, दिस थ्योरी this theory says that individual must relate new knowledge to relevant concepts they already know। ये जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने फोकस किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा दी कि जो जिन चीज़ों को हम मीनिंगफुली सीखते हैं। सो जो इंडिविजुअल है, लर्नर है, वो जो भी नई चीज़ कोई सीखता है उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ वो ज़रूर रिलेट करे, और उसको तब जा कर के वो उसको अच्छी तरह से समझ आ सकती है, क्योंकि वो जो प्रीवियस लर्निंग होती है उसके बच्चे की, वो एक बेस की तरह काम करती है। सो उन्होंने ये कहा कि न्यू नॉलेज मस्ट इंटरेक्ट विद लर्नर्स नॉलेज स्ट्रक्चर। नॉलेज स्ट्रक्चर यानी कि जो लर्नर ने, इंडिविजुअल अपने माइंड में एक उस चीज़ के प्रति उसका एक खाका बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके साथ उसकी नई चीज़ की इंटरेक्शन हो पा रही है नहीं, या जो टीचर है वो उन चीज़ों को उसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। And it can be differentiated from rote learning, that meaningful learning is recognized by links between concept transfer to long term memory। कैसे हम इसको रोट लर्निंग से अलग कर सकते हैं या मेमोराइजेशन से कैसे अलग कर सकते हैं, हम जब इस चीज़ को पहचान लें कि जो भी डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं किसी भी इवेंट को समझने के लिए, उसके बीच का जो लिंक होता है उसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमारी और कैसे हम उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है कि चीज़ें हमें अच्छी तरह से याद होती हैं, उनको हम काफ़ी लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम चीज़ों को थोड़े स्पैन के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए याद रखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें हमारी काफ़ी लंबे समय तक वो याद हो सकती है। यानी कि लंबे समय तक जब कोई चीज़ याद रहती है तो वो मीनिंगफुल लर्निंग होती है, उसका इम्पैक्ट होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारे माइंड के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो उसके बाद आते हैं कि स्ट्रैटेजीज़ फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। कि मीनिंगफुल लर्निंग अगर हम चाहते हैं इंडिविजुअल के अंदर हो, तो हम कैसे उसको कौन कौन सी टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज़ अपना सकते हैं। सो ऑस्बोल रिगार्डेड that it is an academic discipline having a distinct organizational and methodological structure and each has a distinct cognitive structure। कि अगर हम अलग अलग जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन को पढ़ाते हैं, तो हर एक जो हमारा डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट्स है, उनका एक अलग तरह से कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया गया होता है, उसका जो कंसेप्ट मैप होता है, उसके पीछे जो स्ट्रक्चर होता है उस नॉलेज का, वो अलग होता है, और उसको पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। क्योंकि हर एक चीज़ को समझने के लिए जो हमारा माइंड सेटअप है वो उस तरह से होता है। जैसे हम कई चीज़ें हो सकता है, जैसे हमें साइंस में बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं, हो सकता है वो इंग्लिश में अच्छे से समझ ना आए, या इंग्लिश में इंग्लिश सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो लेकिन हम साइंस और मैथमेटिक्स को ना समझ पा रहे हो। तो वो हर एक जो भी उन्होंने ये कहा कि हर एक जो एकेडमिक डिसिप्लिन होता है उसकी जो संरचना होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसका एक अलग मेथड होता है जिस मेथड से हम उस चीज़ को समझा सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कि फर्स्टली हम क्या करते हैं, मटेरियल प्रेजेंट करते हैं लर्नर को।
एंड दैट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रिलेटेड इन सेंसिबल फैशन। कि जो भी हम इंफॉर्मेशन बच्चे को देते हैं, जो कंटेंट हम बच्चे को पढ़ाते हैं, वो इस तरह से वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जब उसको रिलेट करे प्रीवियस नॉलेज के साथ, तो एक उसका सेंसिबल फैशन होना चाहिए, यानी कि वो अपने कंटेंट से मेल खाता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो उसको पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल वो दक्षिण को जा रहा है, एक उत्तर को जा रहा है, या पूर्व पश्चिम को जा रहा है। उसके बीच में वो एक जब रिलेशन होता है या रिलेट करते हैं उस कंटेंट को, वो बहुत अच्छे तरीके से हमें प्रेजेंट करना चाहिए। दूसरा, लर्नर मस्ट पोजेस रेलिवेंट आइडियाज़। उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ के प्रति जो प्रीवियस नॉलेज है, उस लर्नर के पास उससे मिले जुले आइडियाज़ या उसके कंसेप्ट जो है वो होने चाहिए, तभी वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाता है। एंड फाइनली, जो लर्नर मस्ट एक्चुअली अटेम्प्ट टू रिलेट in some sensible way the new ideas to those which he presently possesses। जब वो उसके पास क्या होगा कि जब वो नए उसके पास विचार होंगे, नए आइडियाज़ होंगे, उन चीज़ों को फिर क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि जो उसका नए आइडियाज़ हैं वो उनको इस तरह से अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ रिलेट करे और कोशिश करे कि वो एक बहुत ही सेंसिबल या मीनिंगफुल वे में उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का कोशिश करता है। एंड इफ़ एनी वन ऑफ दिस कंडीशन, जो हमने तीनों कंडीशंस ये पढ़ी, इन तीनों कंडीशन में से एक भी अगर मिसिंग होती है, तो जो उस लर्निंग का रिजल्ट होता है दैट इज़ रोट लर्निंग। उसे हम फिर ये नहीं कह सकते हैं कि इस कंसेप्ट को, आइडियाज़ को, अंडरस्टैंडिंग को बच्चा अच्छे से परसीव कर पाया है या किसी कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाया है। सो ऑस्बल ने कहा कि फॉर मीनिंगफुल लर्निंग ऑस्बल सजेस्टेड टू अप्लाई एडवांस ऑर्गेनाइजर। उन्होंने एक टर्म यूज़ की जैसे एडवांस ऑर्गेनाइजर। स्टार्टिंग में मेरी हमने कहा एडवांस ऑर्गेनाइजर होते क्या है, उनका मीनिंग क्या है। इट इज़ अ टूल और मेंटल लर्निंग एड, हेल्प द स्टूडेंट to integrate new information with their existing knowledge, leading to meaningful learning as opposed to the rote learning। ये एक तरह का ऐसा टूल है हमारी मानसिक या मेंटल लर्निंग जो होती है। जब हम मेंटल लर्निंग क्या हुई, जब हम मानसिक रूप से किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार हैं, जहाँ पर यानी कि हमारी मानसिक स्थिति है एक तरह की ये, जहाँ पर स्टूडेंट जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन नॉलेज होता है उसको, जो एग्जिस्ट करता नॉलेज जो उसको बताया जा रहा है, उसके साथ इस तरह से इंटीग्रेट करता है कि एक मीनिंगफुल लर्निंग उसके सामने जो है वो मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ वो मूव करता है। यानी कि चीज़ों को वो बहुत अच्छे से समझता है, खुद ब खुद उस चीज़ को वो सिचुएशनल इसमें अप्लाई कर सकता है। और रोट लर्निंग के बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी कि रोट लर्निंग में क्या होता है कि हम चीज़ों को क्रैम करते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम उनको एज सच लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। सो उसमें उन्होंने कहा कि व्हेन बी इट इज़ अप्लाइड व्हेन कम्प्लेक्स मटेरियल्स आर इंट्रोड्यूस। कब हम एडवांस ऑर्गेनाइजर का यूज़ करते हैं, जब हमने थोड़ी कठिन चीज़ें बच्चों को समझानी होती हैं, यानी कि कम्प्लेक्स, सिंपल टू कम्प्लेक्स हम जब चलते हैं उसमें हम एडवांस ऑर्गेनाइजर यानी कि प्रीवियस नॉलेज का सहारा लेते हैं। और ये कब एडवांस ऑर्गेनाइज़र जो है वो कब हमारे हेल्पफुल होते हैं, यानी कि कभी सेटिस्फाइड होते हैं। पहला तब व्हेन ऑर्गेनाइजर मस्ट इंडिकेट द रिलेशन अमंग द बेसिक कंसेप्ट एंड टर्म्स यूज्ड। कि किसी स्टेटमेंट के अंदर, किसी एक्सप्लेनेशन के अंदर, किसी प्रिंसिपल के अंदर अगर हम डिफरेंट टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन का जो बेसिक उस क्या मतलब है, उस चीज़ को वो समझता है। दूसरा, स्टूडेंट मस्ट प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड what information present on the organization and increase its effectiveness of the organizer। कि जब बच्चा उस प्रोसेस को पूरी जो इसका मैकेनिज़्म है उसको समझता है कि जो भी ऑर्गेनाइज़र मतलब उस जो भी चीज़ उसको समझाई जा रही है प्रीवियस नॉलेज का सहारा देकर, या कुछ भी उसको पुरानी नॉलेज के साथ उसको जब हम रिलेट करते हैं, उस चीज़ के साथ जब उसको जोड़ा जाता है, वो इसलिए जोड़ा जाता है कि जो इफ़ेक्टिवनेस होती है ऑर्गेनाइज़र की खुद की, उस चीज़ को हम इंक्रीज़ कर सकें। ऑर्गेनाइज़र का मतलब जो प्रीवियस हम कोई नई चीज़ या उस कंसेप्ट को जब हम डालते हैं अपनी नई लर्निंग को आसान बनाने के लिए, जब हम सहारा लेते हैं अपने प्रीवियस लर्निंग का। अब हम नटशेल में क्या कह सकते हैं, अगर इस चीज़ को पूरी तरह से हम
दूसरे वर्डों में डिफाइन करना चाहिए कि एडवांस ऑर्गेनाइजर इज़ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय द टीचर विच हेल्प द लर्नर टू ऑर्गेनाइज न्यू इनकमिंग इंफॉर्मेशन। जो भी नई चीज़ अध्यापक समझाना चाहता है उससे पहले जो हम पीके टेस्टिंग करते हैं या बच्चों को उस लेवल तक ले जाते हैं जो वो जानता हो, उस नई चीज़ से उस नई चीज़ को समझने में आसानी हो, उसे हम एडवांस ऑर्गेनाइज़र कहते हैं। अब जो एडवांस ऑर्गेनाइज़र होते हैं हमारे, वो कितनी तरह के हैं, तो मेनली यहाँ पर हम दो तरह के एडवांस ऑर्गेनाइज़र को डिफ़ाइन करेंगे। पहला है कंपैरेटिव ऑर्गेनाइज़र, दूसरा है एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइज़र। कंपैरेटिव ऑर्गेनाइज़र में क्या होता है कि मेन गोल क्या होता है हमारा, टू एक्टिवेट एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी कि हमारे नॉलेज में या हमारे ब्रेन में जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें हैं लेकिन हम काफ़ी टाइम से उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को एक्टिवेट करना, उनको दोबारा से रिकॉल करना और रिकॉग्नाइज करना, उसके साथ रिलेट करना जो नई चीज़ है। एंड आल्सो यूज टू एक्टिवेट इंटीग्रेट एज वेल एज टू डिस्क्रिमिनेट। अब जब हम उन चीज़ों को जोड़ते हैं, अब प्रीवियस नॉलेज को हम इसलिए नए के साथ जोड़ते हैं हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिमिलर हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी कि हम उनको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, सिंथेसाइज भी कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं, उनमें हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। सो ये होते हैं कंपैरेटिव ऑर्गेनाइज़र। दूसरा है एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइज़र। एक्सपोजिटरी जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है उसमें क्या है, इट प्रोवाइड्स नॉलेज दैट स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड अपकमिंग इंफॉर्मेशन, कि जो हम बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि जो आगे आने वाला टाइम है या आगे आने वाली उनकी लर्निंग है वो उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ सकें, उस चीज़ को समझने आगे आने वाली चीज़ को समझने के लिए उस बच्चे को ज़रूरत है कि वो प्रीवियस जो उस बच्चे का नॉलेज है उसको वो अच्छी तरह से समझे, तब उसको नए नॉलेज में मुश्किल नहीं आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इतना आई थिंक आपके लिए काफ़ी है एडवांस ऑर्गेनाइज़र को समझने के लिए या ओस्बॉल्ट की थ्योरी को समझने के लिए। मेन फोकस हमारा यही रहेगा इसमें कि अगर हमने मीनिंगफुल लर्निंग करनी है तो उसके लिए हमें जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ अपना जो न्यू नॉलेज है, नई चीज़ें सीख रहे हैं, उनके साथ एक इंटीग्रेशन करना आनी चाहिए। थैंक यू।